यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, जिनके पास भी सेमेस्टर 6 में बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है और पॉलिटिकल साइंस माइनर है, तो जिसके पास भी पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, तो उसका आज हम यूनिट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड जो है हमारा, उसका नाम है मुख्य धारा, या कह सकते हो परंपरागत सिद्धांतिक दृष्टिकोण। यानी जो ट्रेडिशनल जो अप्रोचेस है आपके तो उसको ही आपको क्या करना है, इसमें स्टडी करना है। तो ये वीडियो क्या है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी परेशान ना हो। आपकी भी वीडियो एग्जाम से पहले सारी इंग्लिश मीडियम में मैं ला दूंगी। मैं अभी हिंदी मीडियम में पहले पहले सारी वीडियो ले आती हूँ, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ले आऊंगी। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो मैं आपके लिए भी जरूर लाऊंगी। मैंने बहुत सारी वीडियोज जो है, जैसे यूनिट फर्स्ट है और हिस्ट्री है, वो इंग्लिश मीडियम में मैंने डाल रखी है। तो मैं पहले हिंदी मीडियम का कंप्लीट करा देती हूँ सिलेबस, उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम का ले आऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो, सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पे टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचे। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हैं फ्री में। आपको वहाँ सॉल्व की बुक भी डाउनलोड हुई भी मिल जाती है और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ भी सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं जरूर आंसर आपका करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यूनिट नंबर सेकंड है वो है परंपरागत सिद्धांतिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी आंसर हमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना होता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो हमारे चैप्टर यूनिट का नाम ही है कि परंपरागत सिद्धांतिक बताइए आप दृष्टिकोण। तो परंपरागत जो सिद्धांतिक जो दृष्टिकोण है वो किस पे है? मैनेजमेंट पे है, प्रबंधन पे है। ठीक है, तो प्रबंधन हर चीज में चाहिए होती है, चाहे वो, तो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत जो है, जो अगर आप पढ़ते हो पर्सपेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि परंपरागत सिद्धांतिक दृष्टिकोण हम किस पे पढ़ रहे हैं, तो ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन में, हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो हमारा उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मैनेजमेंट चाहिए होता है, एक प्रबंधन चाहिए होता है। तो इसलिए हम ये सिद्धांत को पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है और उसमें प्रबंधन क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सरकारी दस्तावेज हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या चाहे कोई समूह हो, हर चीज़ में एक प्रबंधन देखने को मिलता है। तो हमें FW टेलर जो है, तो FW टेलर क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी देते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए हम इनको मानते हैं, जनक मानते हैं किसका? प्रबंधन सिद्धांत का। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन, जिसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद कार्यस्थल की उत्पादकता और दक्षता के बढ़ाने के लिए विकास किया गया एक प्रमुख प्रबंधन सिद्धांत है। ये कब लाया गया? औद्योगिक क्रांति के बाद, जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, उसके बाद जो कार्यस्थल थे, मतलब जो कंपनियां थी, ऑर्गेनाइजेशन थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, जितने भी, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, उत्पादकता जो होती थी, मतलब प्रोडक्शन जो होता था, और उस प्रोडक्शन की जो दक्षता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इफिशिएंसी लाने के लिए, उसमें क्या करा गया? प्रबंधन सिद्धांत को इसके लिए ही लागू किया गया कि उस कंपनी के, उस उसके जो प्रोडक्ट है उसमें दक्षता लाई जाए। इसलिए प्रबंधन को लागू किया गया FW टेलर द्वारा। इसे फेडरिक विंसो टेलर भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम है। ठीक है, फेडरिक विंसो टेलर, इसको आप FW टेलर के नाम से लिख सकते हो। ठीक है, इन्होंने इसे विकसित किया, जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक भी कहा जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? FW टेलर को। टेलर का उद्देश्य क्या था? टेलर का यह उद्देश्य था कि उत्पादन की प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया जाए। जो प्रोडक्शन होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंस हो, प्रभावी हो, ताकि कंपनियां की उत्पादक क्षमता बढ़े, ताकि जो कंपनी है वो अपना प्रोडक्शन अच्छे से करे और श्रमिकों की मेहनत का भी सही से उपयोग हो। क्योंकि जब तक एक कंपनी में, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर मेहनत करते जाए और कोई प्रबंधन ना हो, मैनेजमेंट ना हो, तो क्या वो चल पाएगा? आप देखिए, मैंने बताया था एक टेबल ऐसे करके आपको पिछले वीडियो में भी, कि मान लो एक स्कूल का लो, तो स्कूल में सबसे ऊपर क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, उसको संभालने के पूरे स्कूल के। उसके बाद फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, फिर टीचर्स होते हैं, फिर क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, और गार्ड्स भी रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, खाने वाले अलग होते हैं, सफाई करने वाले अलग होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कितने सारे लोग चाहिए होते हैं। तो ये जो लोग को बांटा गया है एक संस्था में, इतने सारे लोगों को अलग अलग जो काम दिया जाता है ना, इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, सिंपल सी भाषा में।
तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का परिचय जानते हैं हम, क्योंकि उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं, उन्हीं ने इसकी जनक माना जाता है। तो उनका नाम पूरा है फ्रेडरिक विंसो टेलर, ठीक है। इनका जन्म 20 मार्च 1856 अमेरिका में हुआ था। ये आपको जन्म याद नहीं रखना है, बट ये लिख लेना कि अमेरिकन व्यक्ति थे, ठीक है। इनकी मृत्यु 21 मार्च 1915 में हुई थी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि 1911 में इन्होंने प्रकाशित की थी। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में विड्रो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अनेक विधियों का पालन करके अधिक प्रभावी बनाया गया है। जो मैनेजमेंट है उसमें साइंटिफिक तौर को जोड़ के, साइंटिफिक चीजों को जोड़ के, विधियों को जोड़ के क्या किया गया, मैनेजमेंट को प्रभावी बनाया गया है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, क्या है वैज्ञानिक प्रबंधन, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ है कि कार्यस्थल पर, चाहे वो कोई भी कार्यस्थल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, बैंक हो, ठीक है, कार्यस्थल पर वैज्ञानिक विधियों को लागू करना। अब जो भी कार्यस्थल है उस पे वैज्ञानिक विधि को लागू करना है। अब कंपनी में भी, एक कंपनी होती है उसमें भी वैज्ञानिक विधि क्या होती है, एक कंपनी का मालिक होता है, फिर क्या होता है उसमें मैनेजर होता है, फिर उसको सुपरवाइजर होता है, उसको सुपरवाइज, ठीक है, करने वाला, उसमें सफाई कर्मचारी होते हैं, उसमें लेबर होते हैं, तो उसमें भी बहुत, उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। तो ये सब जो बांटते हैं कार्यस्थल में, सबका अपना अपना काम उनके हिसाब से दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि द्वारा काम को बांटा गया है। तो इसी को हम कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन, ठीक है। जिससे कार्य जो है वो कुशलता से होता है और जो उत्पादक है उसको भी बढ़ाया जा सकता है इससे, ठीक है, प्रोडक्शन को। टेलर का मानना था कि कार्यों को वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित और मानकीकृत करके उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। अगर वैज्ञानिक जो प्रबंधन है उसको लागू किया जाए व्यवस्थित रूप से, तो जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इनका मानना था। और श्रमिक के कार्यों को आसान बनाया जा सकता है इससे, ठीक है, क्योंकि सबके कार्य क्या होंगे, वो बटे हुए होंगे। तो वैज्ञानिक प्रबंधन बनाम पारंपरिक प्रबंधन में अंतर जानते हैं, पहलू जानते हैं पारंपरिक प्रबंधन का और वैज्ञानिक प्रबंधन का। तो अ, जो पारंपरिक प्रबंधन है, यानी जो ट्रेडिशनल जो मैनेजमेंट है, उसमें अनुभव और परंपरा पर ध्यान दिया जाता था। उसका आधार क्या होता था, अनुभव होता था। किसी भी कंपनी को कैसे चलाया जाता था, ऑर्गेनाइजेशन को अनुभव और परंपरा जैसे उसकी चलती आ रही है, उसके द्वारा उसका आधार होता था वो, ठीक है। पर वहीं आज के दौर पे वैज्ञानिक प्रबंधन में क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंधन का आधार होता है कि किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए और वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण किया जाए। वहीं पारंपरिक प्रबंधन में जो कार्य जो है, कार्य विभाजन वो असंगठित होता है, ठीक है। वहीं अगर हम वैज्ञानिक प्रबंधन में देखें तो संगठित और स्पष्ट दिखाई देता है सबका काम। जो है मजदूरों का काम अलग है, सुपरवाइजर का अलग है, और मैनेजर का अलग है, सफाई कर्मचारी का अलग है, तो सबका अलग काम होता है, ठीक है। पारंपरिक प्रबंधन में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है, अनुमान पर आधारित होती है। वो अनुमान लगा के कोई भी निर्णय लेते हैं। पर वैज्ञानिक प्रबंधन में कोई भी निर्णय कैसे लिया जाता है, डेटा के आधार पे, उस कंपनी का डेटा को आधार पे, चाहे परीक्षण पर आधारित होता है कि किसी की भर्ती कैसे की जाएगी, उसके परीक्षण, उसकी ट्रेनिंग देख के, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन देख के, ठीक है। पारंपरिक प्रबंधन में श्रमिकों की दक्षता कैसी होती थी, तो व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर होती थी, ठीक है। किसी व्यक्ति की क्षमता जो है वो व्यक्तिगत ही निर्भर होती थी। पर वैज्ञानिक प्रबंधन में क्या होता है, श्रमिकों की उनकी जो दक्षता है उसको कैसे पहचानी जाती है, उनकी ट्रेनिंग लेके, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके मानकीकरण आधारित उनका इंटरव्यू वगैरह लेके की जाती है, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत जो है, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 प्रमुख सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, उसको हम जानते हैं, ठीक है। पहला है कि कार्य अध्ययन करना, ठीक है, वर्क स्टडी करना। टेलर ने कार्य अध्ययन की अवधारणा विकसित की, जिसके अंतर्गत कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और हर भाग का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख अध्ययन शामिल है, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। पहला चीज कि समय का अध्ययन करना, टाइम स्टडी करना। प्रत्येक कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय को मापा जाए, सबसे पहले ही पता कर लिया जाता है। तो साइंटिफिक होता है ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि न्यूनतम समय में कैसे इस कार्य को पूरा किया जाए, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए श्रमिकों के कार्य करने के तरीकों में कैसे कैसे सुधार की जाए, तो समय का अध्ययन करके किया जाता है। दूसरा इनका जो पॉइंट है वो है गति का भी अध्ययन करना, मोशन की भी स्टडी करना। ये अध्ययन कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक शरीर गतिविधियों का विश्लेषण करता है कि एक आदमी कितने टाइम तक और कैसे कार्य कर सकता है, उसकी गति, उसकी स्पीड क्या है। अनावश्यक गतिविधि को हटाकर कुशलता बढ़ाई जाती है, ठीक है। इससे श्रमिकों की ऊर्जा में बचत होती है और उत्पादन में बढ़ता है। जैसे कि संडे को छुट्टी दी जाती है, ठीक है, या उनके कार्य घंटों को 8 घंटे किया जाता है। तो उनकी जो गति है उसको अध्ययन करके, जैसे टी ब्रेक दिया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कार्य विधि का भी अध्ययन करता है, मेथड स्टडी का। सबसे कुशल और प्रभावी कार्य पद्धति को अपनाने पर बल दिया जाता है। जो भी सबसे अच्छा कार्य पद्धति हो उसको अपनाया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाता है, जिससे प्रोडक्शन भी अच्छा हो और मजदूरों को भी ज़्यादा थकान ना हो। थकान का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। श्रमिक की जो कार्य है उसकी क्षमता
बढ़ाने के लिए विश्राम ब्रेक की अवधि भी निर्धारित की जाती है, जैसे संडे को ब्रेक हो और टी ब्रेक दिया जाता है, लंच ब्रेक दिया जाता है, जिससे थके ना वो, उनको आराम मिले, उनकी थकान का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए देखा है ना, कंपनियों में 1 बजे लंच होता है। श्रमिकों की थकान को कम करने, उनकी दक्षता को बढ़ाया जाता है। ठीक है। दूसरा है वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण। दूसरा क्या है, वैज्ञानिक चयन कैसे किया जाता है और प्रशिक्षण कैसे किया जाता है, मतलब कंपनी में उनको भर्ती कैसे किया जाता है। टेलर का मानना था कि किसी भी संगठन में श्रमिकों का चुनाव वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए, तभी वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बैंक हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई नॉर्मल कंपनी हो, वो अच्छी तरह से चल पाएगी। प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति हो, श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए अच्छी, ताकि वे अधिक उत्पाद बन सके। कार्यों का विभाजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे। तीसरा है कि श्रमिकों और प्रबंधन का सहयोग किया जाए। टेलर ने यह सिद्ध किया है कि प्रबंधन और श्रमिक के बीच सहयोग होना चाहिए, ना कि संघर्ष होना चाहिए। जो प्रबंधन है और श्रमिक है, दोनों मतलब जो कंपनी है और जो कंपनी के मजदूर हैं, उन दोनों में क्या होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। परंपरागत रूप से प्रबंधन और श्रमिक के बीच मतभेद होते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होते हैं। अगर कंपनी का मालिक और कंपनी के मजदूर में मतलब मेल नहीं है, तो वो अच्छा से नहीं चल पाएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन में दोनों पक्षों को मिलाकर काम करने पर बल दिया जाता है कि दोनों पे फोकस किया जाए। श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए प्रबंधन को उचित कदम उठाने चाहिए, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको अपने जो उनके एम्प्लॉय है, उनको अच्छी तरह से देखना चाहिए, टाइम टू टाइम उनकी जरूरतों को पूरा कर उनकी जरूरतों को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। चौथा, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का भी विभाजन करना चाहिए। टेलर का मानना था कि कार्यस्थल पर श्रमिकों और प्रबंधन के बीच स्पष्ट जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रबंधन जो है वो कार्य योजना बनाना चाहिए, मतलब जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक कार्य का योजना बनाना, सबसे पहले उसका एक गोल होना चाहिए, और विधि का भी निर्माण और निरीक्षण करना चाहिए उसको, कि उसके उस कंपनी को कैसे किया जाएगा, उसके लिए कानून बनाया जाए और उस कानून के निरीक्षण भी किए जाए। श्रमिकों के लिए क्या किया जाए कि निर्धारित विधियों के अनुसार, जो भी कंपनी का कानून है उसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। जो मजदूर है उनके लिए भी और प्रबंधन के लिए भी, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अधिक दक्षता लाने का प्रयास करना चाहिए उनको, और कंपनी के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। ये स्पष्ट विभाजन जो है कार्यस्थल पर अनुशासन और प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहायता करती है। वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं क्या है, तो कार्य कुशलता में वृद्धि करता है वैज्ञानिक प्रबंधन। वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग से क्या होता है, श्रमिक की जो दक्षता है और जो प्रोडक्शन है, वो दोनों क्या है, वो बढ़ती है। समय और संसाधन की भी बचत होती है। इससे कार्यस्थल पर अनावश्यक प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि समय का अध्ययन किया जाता है, और इससे क्या होती है, समय की बचत होती है। वेतन प्रणाली में भी सुधार होता है। टेलर ने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम लागू किया, जिसमें अधिक उत्पादन करने वाले श्रमिकों को अधिक वेतन दिया जाए। ये बहुत अच्छी चीज थी पहले, कि अगर एक ही व्यक्ति काम कर रहा है कंपनी में, ठीक है, एक व्यक्ति आलस से काम कर रहा है और एक व्यक्ति फुर्ती से काम कर रहा है, पर उसकी एक व्यक्ति जो आलस से काम कर रहा है उसको भी उतने पैसे दिए जा रहे हैं, और जो मेहनत कर रहा है उसको भी उतने पैसे दिए जा रहे हैं। तो वो मेहनत करने वाला व्यक्ति, तो उसका तो मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। वो उसकी तो फिर वो तो कहेगा ये तो आलस से पैसे कमा रहा है, तो मैं भी आलसी हो जाता हूँ। तो ऐसा ना हो, इसलिए क्या किया जाए, जो मेहनत किया करता है व्यक्ति, उसको कई अपॉर्चुनिटी दी जाए, प्रमोशन दिया जाए, जिससे क्या है, उनकी जो मोटिवेशन है वो बढ़ती रहे। ठीक है। मानकीकरण किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, उपकरण विधि और प्रक्रिया का एक मानक रूप में विकसित की जाती है, जिससे गुणवत्ता में भी सुधार होती है। मानकीकरण क्या होता है, उपकरण जो है, विधि जो कानून है और उसकी प्रक्रिया, उसको समय समय पे देखा जाए कि कठोर ना हो और इतना मतलब लचीला हो कि उनके अनुरूप हो, श्रमिकों के अनुरूप। व्यक्तिगत विकास भी हो, श्रमिकों को परीक्षण और नई तकनीकों का ज्ञान भी दिया जाए साथ साथ, जैसे कि कभी स्पोर्ट्स करा दिया जाए, कभी कोई इवेंट्स करा दिया जाए, जिससे उनका कोई क्रिएटिविटी कार्य कर दी जाए, जिससे क्या है, उनकी जो व्यक्तिगत विकास है वो होते रहे। ठीक है, सिर्फ काम में ना पड़ा रहे। वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना भी करते हैं कई लोग। तो आलोचना क्या करते हैं, तो माननीय पक्ष की उपेक्षा करता है, ऐसा कहते हैं। टेलर के सिद्धांत श्रमिकों को मशीन की तरह देखते हैं। इनके आलोचकों का मानना है कि जो टेलर के सिद्धांत है वो श्रमिकों को क्या बना देते हैं, मशीन बना देते हैं बस कार्य करने का, और उनकी भावनाओं को, जरूरतों और प्रेरणाओं को अनदेखा करते हैं, ऐसा कहते हैं। दूसरी आलोचना करते हैं, सृजनात्मकता की कमी दिखाई देती है टेलर के प्रबंधन में। श्रमिकों को कड़े नियम का पालन करना पड़ता है कंपनी के, जिससे क्या है, उनकी रचनात्मकता पर असर पड़ता है। अत्यधिक नियंत्रण होता है कंपनी का। वैज्ञानिक प्रबंधन में श्रमिक पर कड़ा नियंत्रण होता है, जिससे उनमें असंतोष पैदा हो सकता है, क्रांति आ सकती है, व्यापक प्रयोग की कठिनाई होती है। ये सिद्धांत कारखानों, उत्पादन आधारित उद्योगों के लिए उपयुक्त है, लेकिन यह क्षेत्रों में इसे लागू करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या करो लिखोगे, एफ डब्ल्यू टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत है, वो औद्योगिक क्रांति के बाद प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान लाया उसने, है ना। जिसने वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन को लागू किया। इस सिद्धांत ने कार्यस्थल पर दक्षता बढ़ाई और उत्पादन बढ़ाने में भी मदद की, और आधुनिक प्रबंधन के लिए एक मजबूत नींव भी प्रदान की, जो आज तक हम देखते हैं, हम अपने हर एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे ही चलता है।
चाहे वो बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। हालांकि इसकी सीमा को देखते हुए बाद में एल्टन मेयो और अन्य विचारों ने मानव संबंधों और व्यवहारिक प्रबंधनों की अवधारणा को भी विकसित किया, जिसमें मानव पर भी ध्यान दिया गया, सिर्फ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन पे ही ध्यान नहीं दिया। फिर भी टेलर के सिद्धांत आज भी उत्पादन उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे। हमारे यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड टॉपिक है हमारा कि आदर्श प्रकार की नौकरशाही, आइडियल टाइप्स ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी जो है वो मैक्स वेबर ने दी थी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अभी आपने टेलर के बारे में पढ़ा, अब आप मैक्स वेबर के वैज्ञानिक सिद्धांत को पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी जो होते हैं, नौकरशाही जो होते हैं, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। नौकरशाही जिसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस होते हैं ना। जर्मन समाजशास्त्री, ये कौन है थे? मैक्स वेबर जर्मन के समाजशास्त्री थे, ठीक है। मैक्स वेबर, इन्होंने नौकरशाही को एक आदर्श प्रकार, आइडियल टाइप के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे कुशल, तार्किक और प्रभावी प्रशासन की आवश्यक माना गया है। वेबर का मानना था कि एक संगठित समाज और राज्य को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए एक औपचारिक प्रशासनिक प्रणाली की जरूरत होती है, जिसमें स्पष्ट नियम प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। तो उन्होंने इसलिए कहा है कि नौकरशाही बहुत जरूरी होती है किसी भी संगठन को चलाने के लिए, ठीक है। मैक्स वेबर का परिचय जानते हैं। मैक्स वेबर जो है, उनका नाम पूरा है मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल वेबर, मैक्स वेबर कह सकते हो आप, ठीक है, जर्मनी के थे ये। अब ये लिखोगे कि इन्होंने इसके बारे में लिखा कहाँ है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में। इन्होंने इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, जो कि इनकी बुक थी 1922 में प्रकाशित हुई थी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1905 में इसको दोबारा इसको री रिवाइज किया गया था इस बुक को, और मैक्स वेबर ने इसमें ब्यूरोक्रेसी के बारे में लिखा था। मैक्स वेबर ने आधुनिक समाज के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि क्यों कुछ प्रशासनिक प्रणालियां दूसरे की तुलना से अधिक कुशल होती है, ठीक है। वेबर ने नौकरशाही को समाज में शक्ति संगठन चलाने की सबसे तर्कसंगत प्रणाली माना है। उन्होंने नौकरशाही पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया है, ब्यूरोक्रेट्स पे, ठीक है। नौकरशाही का अर्थ क्या होता है, जो आप बार बार सोच रहे हो नौकरशाही क्या होते हैं, तो नौकरशाही एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली है, ठीक है, जिसमें कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों, प्रक्रिया और पदानुक्रम यानी हायरार्की के अनुसार संचालित किया जाता है, उसको हम कहते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो लोग काम करते हैं हायरार्की के तौर पे एक नियम का पालन करते हुए, उसके बारे में बताया है। जैसे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में देखा होगा, जो पीएम रहते हैं, उसके जो मंत्रिमंडल रहते हैं, उनमें जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, आईपीएस रहते हैं, आईपीएस रहता है, डीएम रहता है ना, स्टेट में एक डीएम रहता है, फिर उससे बड़ा रहता है, फिर उससे बड़ा रहता है, तो उसी हायरार्की को दर्शाता है। वेबर के अनुसार नौकरशाही की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तार्किक बना सके। वेबर का आदर्श प्रकार जो है, आइडियल टाइप्स, ये बताता है कि व्यवस्था को अधिकतम दक्षता और निष्पक्षता के लिए कैसे संगठित किया जाना चाहिए, ठीक है। वेबर के अनुसार नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसको भी जान लेते हैं। ये याद रखना है आपको कि इनकी प्रमुख कृति कौन सी थी। विशेषताओं में वर्गित किया उन्होंने, 6 प्रमुख विशेषता बताई है, 6 विशेषता बताई है नौकरशाही की। पहली चीज उन्होंने स्पष्ट पदानुक्रम हायरार्की ऑफ अथॉरिटी बताई है। नौकरशाही में एक संगठित हायरार्की होती है, इन्होंने कहा है, जिसमें उच्च अधिकारियों से लेकर निम्न अधिकारी तक श्रेणीबद्ध तरीके से होते हैं। लाइक एक स्कूल में जैसे प्रिंसिपल होता है, फिर उसके नीचे सबसे नीचे कौन होते हैं, तो वैसे ही मतलब एक हायरार्की होती है, ठीक है। प्रत्येक स्तर के अधिकारी को अपने अधीनस्थों पर अधिकार होता है और वे अपने वरिष्ठों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। जो भी सबसे छोटा वाला होता है, वो अपने ऊपर जो हेड होता है उसका क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। जैसे कि पुलिस में भी आपने देखा होगा, एसएचओ होता है, पुलिस हवलदार होता है, पुलिस होता है, एसएचओ होता है, फिर आपने देखा होगा डीएसपी होता है, फिर एसपी होता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं इसमें, ठीक है। यह संरचना आदेशों और निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने में क्या करती है, मदद करती है। औपचारिक नियम और विनियम होते हैं इसमें, ठीक है। नौकरशाही की संचालन स्पष्ट नियम और प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जो नौकरशाही का संचालन वो कैसे किया जाता है, कानून के आधार पर किया जाता है, रूल्स और रेगुलेशन के आधार पर किया जाता है, ठीक है। ये नियम संगठनों को क्या दिलाती है, स्थिरता दिलाती है, स्टेबिलिटी दिलाती है, निष्पक्षता दिलाती है, ट्रांसपेरेंसी दिलाती है और अकाउंटेबिलिटी दिलाती है, तर्कसंगतता प्रदान करती है, ठीक है। प्रशासनिक निर्णय व्यक्तिगत भावनाओं के बजाय विधि समस्त होते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेट्स अपनी व्यक्तिगत भावना को न लाके विधि के अनुसार चलते हैं, कानून के अनुसार चलते हैं। कार्य का इसमें क्या होता है, विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। नौकरशाही में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका होती है, अपना अपना कार्य होता है, सबकी भूमिका और कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं कि इस व्यक्ति का ये कार्य होगा, इस व्यक्ति का ये कार्य होगा। तो जो हायरार्की में होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है। कार्यों का विभाजन विशेष स्पेशलाइजेशन के आधार पर किया जाता है कि उनकी विशेषता, उनका एग्जाम लेके या कह सकते हो उनकी जितनी क्षमता है उसके आधार पर उनको वो पद दिया जाता है, जिससे दक्षता भी बढ़ती है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है। इससे कर्मचारी को अपने कार्य क्षेत्र में विशेषता हासिल करने का अवसर मिलता है।
ठीक है, क्योंकि जो जिसमें बेस्ट है उसमें ही वो अपना अच्छा कर पाएगा। तो पदों की योग्यता आधारित भर्ती होती है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन एंड प्रमोशन होता है सभी पदों का। नौकरशाही में भर्ती और पदोन्नति व्यक्तिगत संबंध या पक्षपात के बजाय, जैसे कि मेरा साथी है, मेरा ये है या मेरा जानने वाला है, तो इस आधार पर नहीं होता है किसी का भी प्रमोशन या सिलेक्शन, बल्कि किसके आधार पर होता है, मेरिट बेस पे होता है, उनकी योग्यता के आधार पर होता है कि उसकी योग्यता क्या है। इसके लिए परीक्षाएं की कराई जाती है, उसके अंक लिखे जाते हैं, उसकी पढ़ाई शैक्षणिक योग्यता कितनी है, क्वालिफिकेशन कितना है, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। आपने देखा होगा, आप नौकरी करने जाते हो तो आपका इंटरव्यू दिया जाता है जिसमें ये सब चीज़ देखा जाता है, तो इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप अपना क्या दिखाते हो, आप अपना रिज्यूमे दिखाते हो। इससे संगठन में योग्य और कुशल व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। पांचवा, व्यक्तिगत और आधिकारिक कार्यों का पृथक्करण किया जाता है। जो व्यक्ति के कार्य है और जो ऑफिस ऑफिस की ऑफिशियल जो लाइफ है, उन सबको अलग अलग किया जाता है। नौकरशाही में कर्मचारी व्यक्तिगत भावनाओं को दूर रख के क्या करता है, आधिकारिक कार्यों को अलग रखता है। ठीक है, इसमें अपनी इमोशनल को अपने कार्य में नहीं जोड़ता है। संगठन की संपत्ति और संगठन का जो संसाधन है वो निजी हितों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अपने पर्सनल कार्य के लिए आप संगठन के, जैसे कि मान लो कोई अफसर है, वो अपनी गाड़ी को, अपने बंगले को, ठीक है, वो निजी हित के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, ये सार्वजनिक है। ठीक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और संबंधों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भी पर्सनल ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए आपका डिसीजन जो पर्सनली हो, चाहे आपके संबंधन से मतलब प्रभाव हो। ये एकदम निष्पक्षता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें लिखित दस्तावेज का रख रखाव होना चाहिए। ठीक है, नौकरशाही में सभी कार्यों और निर्णयों का लिखित रिकॉर्ड होता है। ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, तैयार किया जाता है कि इसमें ये प्रोडक्शन इतना हो रहा है, इतने लोग कर रहे हैं, सबका हिसाब किताब होता है। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में गंभीरता आती है और ट्रांसपेरेंसी आती है। ठीक है, पारदर्शिता आती है। ये दस्तावेजीकरण भविष्य के संदर्भ के लिए आवश्यकता होता है। मान लो भविष्य में इसका कभी मूल्यांकन किया जाए, देखा जाए कि कितना मतलब इसमें कैसा चल रहा है, इसका निरीक्षण किया जाए, तो उसमें काम आता है। किसी भी विवाद की स्थिति जैसे आगे चल के बन गई ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका प्रमाण के तौर पे आप इस दस्तावेज को दिखा सकते हो। इसलिए लिखित दस्तावेज का रख रखाव किया जाता है। वेबर की नौकरशाही का महत्व क्या है, तो सरकारी संस्थानों में इसका महत्व है। आधुनिक सरकारें जैसे कि वेबर के नौकरशाही मॉडल पर ही कार्य करती हैं, जिससे प्रशासन पारदर्शिता और संगठित बनाता है, जैसे कि आईएएस आईपीएस वगैरह भी होते हैं। निजी संगठनों में भी इसकी महत्व को देखने को मिलती है। बड़ी कंपनियां नियम नौकरशाही प्रणाली को ही अपनाती है। जैसे कि आप जितनी भी कंपनियों में काम करने जाते हो तो उसमें भी हायरार्की देखने को मिलता है कि मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे ही, फिर लेबर्स होते हैं, तो बटे रहते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने कार्य होते हैं और सबकी योग्यता के आधार पर ही उनको, उनके जो रिज्यूम होते हैं, उनके क्वालिफिकेशन होते हैं, उनके आधार पर ही उनको वो जॉब पद दी जाती है। न्यायिक प्रणाली में भी इसका ऐसे ही उपयोग किया जाता है। न्यायालयों में भी, अन्य संस्थाओं में इस पर हमें हायरार्की देखने को मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि एक हमारा एडवोकेट होता है, फिर एक उससे ऊपर होता है, फिर जज होता है, फिर जो हम देखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में सबसे ऊपर बैठते हैं, तो हमारे न्याय प्रणाली में भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, स्टेट कोर्ट होता है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो इसमें भी हायरार्की देखने को मिलती है। शैक्षणिक संस्थानों में भी हमें इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। विद्यालयों और स्कूलों में भी विभाजन योग्यता आधारित चयन की जाती है। ठीक है, नौकरशाही मॉडल पर ही आधारित है, जिसमें सबसे ऊपर प्रिंसिपल होता है, फिर क्या होता है, फैकल्टी मेंबर होते हैं, टीचर होते हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, और गार्ड की नौकरी अलग होती है, सफाई कर्मचारी अलग होते हैं, और इन सबकी योग्यता भी अलग होती है, क्वालिफिकेशन भी अलग होती है। ठीक है, वेबर की नौकरशाही की आलोचना भी करते हैं कई लोग। ठीक है, तो अत्यधिक कठोरता है, कहते हैं लोग, कहते हैं रिगिडिटी है इसमें। ठीक है, नौकरशाही प्रणाली बहुत कठोर है और जटिल होती है, जिससे इसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाल फिताशाही है, लोग कहते हैं। नौकरशाही में अत्यधिक नियमों और प्रक्रियाओं के कारण कार्य धीमे हो सकता है, जिससे अनावश्यक देरी हो सकती है। नवाचार की कमी मानी जाती है आलोचना में। स्पष्ट नियम और प्रक्रियाओं के कारण क्या है, कर्मचारी को सृजनात्मक और नवाचार इनोवेशन करने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। माननीय भावनाओं की अनदेखी की जाती है। नौकरशाही में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, भावना है, वो भावनाओं से मुक्त होते हैं। वो कोई भी अपना कार्य जैसे कि पढ़ा भी रहे हैं, तो अपनी भावना में ना आके उनको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही पढ़ाना होता है, तो भावना की इसमें कमी होती है, जिसमें मानवीय संवेदनशीलता की कमी हो सकती है। शक्ति का केंद्रीकरण किया जाता है। उच्च पदस्थ अधिकारी के पास अत्यधिक शक्ति होने के कारण क्या होता है, जो नीचे के कर्मचारी होते हैं वो स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। जैसे कि एक स्कूल में प्रिंसिपल है, ठीक है, तो जो स्टूडेंट और जो टीचर है उसके अधीन ही होंगे। ठीक है, एक कंपनी है, उसमें मालिक के मैनेजर के अधीन ही होगा कौन, जो सुपरवाइजर होगा, और उस सुपरवाइजर के भी नीचे कौन होगा, फिर लेबर होगा। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखोगे कि मैक्स वेबर का आदर्श नौकरशाही मॉडल आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली के लिए आधारशील के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यहीं से हमारा मॉडल लिया गया है। इस मॉडल ने संगठन को अधिक संगठित बनाया है, क्योंकि जब ये संगठित रूप से कार्य करते हैं हायरार्की तौर पे, जैसे कि मैंने आपको बार बार ये टेबल बताया, तो क्या होता है, एक मजबूत दिखाई देने को मिलती है, ट्रांसपेरेंसी दिखाई देने को मिलती है। हालांकि इस कठोरता और जटिलता की जो प्रक्रिया है, उस मामलों में कुछ हद तक सीमाएं भी बना सकती है। ठीक है, ये नीचे वाला ज्यादा नहीं बोल सकता, ऊपर वाले को ऐसा हो सकता है। आधुनिक युग में विभिन्न संगठन
और सरकार ने मैक्स वीबर की नौकरशाही को ही अपनाया है और लचीलापन लाया है और मानवीय दृष्टिकोण भी इसमें जोड़ दिया गया है, जिससे ये अधिक प्रभावी हो गई है और उत्तरदायी भी हो गई है। नौकरशाही यदि सही ढंग से लागू की जाए तो किसी भी समाज और संगठन के विकास के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब तीसरा हमें पढ़ना है एल्टन मेयो के बारे में। एल्टन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत, अभी हमने पढ़ा था ना फर्स्ट वाले में, F.W. टेलर का प्रबंधन सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन। अब हम पढ़ेंगे मानव संबंध सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत औद्योगिक समाज में श्रमिकों की भूमिका और उनकी जो उत्पादकता को बेहतर ढंग से समझने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें मानव पे ध्यान दिया जाता है, मतलब संगठन के अलावा। इस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय एल्टन मेयो को दिया जाता है। उन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि कार्यस्थल पर श्रमिकों की जो उत्पादकता है केवल मशीन और कार्य प्रक्रियाओं पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि उनके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो कारक है वो भी इस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, एंटोमिया का परिचय से स्टार्ट करते हैं। एंटोमिया जो है वो जॉर्ज एंटोमिया इनका पूरा नाम है, ऑस्ट्रेलिया के ये वासी है और इनकी जो प्रमुख अध्ययन है वो है हैथॉन प्रयोग। ठीक है, उन्होंने इसमें इसके बारे में बताया। एंटोन मेयर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री और प्रबंधन विशेषज्ञ हैं। उन्होंने हॉथॉर्न प्रयोग जो है उसके माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंधन और नौकरशाही की कठोरता की आलोचना की है और श्रमिकों की आवश्यकता को पहचानने पर बल दिया है। जो F.W. टेलर है और जो मैक्स वेबर है, उनके द्वारा जो रचित उनकी कृति थी उसकी आलोचना में इन्होंने अपनी पुस्तक लाई थी, जिसका नाम है हॉथॉर्न प्रयोग, जिसमें उन्होंने उन दोनों जो मानव की जो चीजें हैं, मानव प्रबंधन है, उसको जो नजरअंदाज किया उस पर ध्यान केंद्रित कराया है इन्होंने। ठीक है, मानव संबंध सिद्धांत का अर्थ। मानव संबंध सिद्धांत ये बताता है कि श्रमिकों की उत्पादकता केवल भौतिक परिस्थितियों पर ही निर्भर नहीं करती है, ठीक है, बल्कि उनके सामाजिक पे भी असर करती है। उनके समूह, उनके व्यवहार में और उनकी प्रेरणा के प्रबंधन उनके दृष्टिकोण को भी प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रबंधन जो है वो श्रमिकों की सामाजिक आवश्यकताओं को समझने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करे तो उनकी कार्य दक्षता और संतोष बढ़ेगी। बल्कि आप मशीनों, आप अपना ऑर्गेनाइजेशन के अलावा अगर मानव पे भी ध्यान दोगे तो उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और उनकी दक्षता भी बढ़ेगी। हुथॉर्न प्रयोग जो है उसमें एंटोमियो और उनके सहयोगियों ने 1924 से 32 के बीच वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न प्लांट जो है उसमें एक अध्ययन किया था, इसलिए उनको हॉथॉर्न प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ के जो कर्मचारी थे उनके साथ मिलके। ठीक है, प्रकाश प्रयोग जो है उन्होंने 1924 से 1927 में प्रकाशित किया था। ये प्रयोग श्रमिकों की उत्पादकता और प्रकाश व्यवस्था के संबंध को समझने के लिए प्रयोग किया गया है। रोशनी बढ़ाने या घटाने में श्रमिकों की उत्पादकता में निश्चित परिवर्तन नहीं देखा गया। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर श्रमिकों की उत्पादकता केवल भौतिक कारकों पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से भी प्रभावित होती है। ठीक है, सिर्फ वो भौतिक कार्य करे और जिनसे उनमें वृद्धि आ जाए, अच्छा हो जाए, तो नहीं, उनके समाज और उनके मनोवैज्ञानिक कारक भी इसमें रोल अदा करते हैं। रिले असेंबली टेस्ट रूम का भी प्रयोग किया गया 1927 से 1929 में। 6 महिलाओं को एक अलग-अलग कमरे में रखा गया और कार्य प्रदर्शन का अध्ययन किया गया। उनके उनके कार्य की गति को देखा गया, उनके विश्राम की गति को देखा गया, कब विश्राम करते हैं, कब उनको मिलता है, समय कार्य कितना करते हैं, एक अवधि कितना लेते हैं, प्रोत्साहन का प्रभाव भी देखा गया कि कितना उनको मोटिवेशन मिलता है इसमें। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या देखा गया इस टेस्ट में कि श्रमिकों की उत्पादकता तब तक बढ़ी जब तक उन्हें सम्मान और ध्यान दिया गया। जब उन्हें सम्मान दिया गया तो क्या है, श्रमिक अच्छे से कार्य कर रहे थे। जब तक उन पे नहीं किया गया, उन पे फोकस, तो वो कार्य अच्छे से नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि मानव पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है भौतिक के अलावा। सुरक्षा कार्यक्रम भी लागू किया गया। ठीक है, इसमें 1928 से 1930 में 21,000 से अधिक कर्मचारी का साक्षात्कार इंटरव्यू लिया गया ताकि यह समझा जा सके कि कार्यस्थल पर कौन कौन से कारक उनकी संतुष्टि को प्रभावित करते हैं। तो निष्कर्ष में तौर पर इंटरव्यू से क्या पता लगा कि श्रमिक केवल पैसे से ही प्रेरित नहीं है, बल्कि श्रमिक सिर्फ पैसे के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वे कार्यस्थल पर सम्मान भी चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कार्यस्थल से जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वहां से बस उन्हें पैसे मिले, बल्कि वो चाहते हैं उस कंपनी में उनको सम्मान मिले, सहयोग मिले और अच्छे संबंध भी उनके बने। ठीक है, बैंक वायरिंग अवलोकन का अध्ययन भी किया गया। एक और टेस्ट लाया गया जो कि 1931 से 1932 में लाया गया। इसमें 14 पुरुषों के एक समूह का अध्ययन किया गया, 14 लोगों का, जो बैंक वायरिंग का कार्य कर रहे थे। ठीक है, ये देखा गया कि श्रमिक का एक अनौपचारिक समूह था, इनफॉर्मल ग्रुप बन गया था समूहों का, जिसमें उन्होंने अपने स्वयं के नियम बना लिए थे। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पे क्या पता लगा, श्रमिकों की उत्पादकता उनके समूह के व्यवहार से प्रभावित नहीं थी। वो अपने समूह से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से प्रभावित ना होकर वो क्या है, उन्होंने एक अपना अलग ही ग्रुप बना लिया था। ठीक है, उच्च प्रदर्शन को उन्होंने स्वीकार किया, जिससे उनके श्रमिकों अधिक मेहनत करेंगे और अन्यथा अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, मानव संबंध सिद्धांत के तत्व क्या है, तो सामाजिक संबंध का महत्व इसमें बताया जाता है। कार्यस्थल पर श्रमिक के बीच मजबूत सामाजिक संबंध होने चाहिए। सहकर्मी और प्रबंधन के साथ अच्छे संबंध श्रमिकों की संतुष्टि और उत्पादकता दोनों को ही बढ़ाने का कार्य करते हैं। गुट और समूह के व्यवहार का भी अध्ययन होना चाहिए। श्रमिक
अनौपचारिक समूह का निर्माण करते हैं, जो उनके व्यवहार और उनकी जो उत्पादकता है उसको भी प्रभावित करती है। समूह के नियम और उनकी जो परंपरा है वो श्रमिकों की कार्यशैली पर निर्मित करती है। समूह के जो कार्य हैं वो किससे आधारित होती है। प्रेरणा और संचार की बात करते हैं। श्रमिकों को केवल वेतन नहीं चाहिए, मतलब जब टेस्ट किया गया तो क्या पता लगा, श्रमिक सिर्फ पैसे के लिए ही कार्य नहीं करता है एक कंपनी में, बल्कि वो चाहता है वहाँ पे उसे एक आइडेंटिटी मिले, एक पहचान मिले, सम्मान मिले, लोगों का सहयोग मिले। खुला और प्रभावी संचार प्रबंधन श्रमिकों के बीच बीच विश्वास बढ़ाता है, जिसमें वो एक दूसरे से अगर बात करते हैं, संचार प्रबंधन खुला हो, प्रभावी हो, तो उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, नेतृत्व भी हो। इसमें एक अच्छा नेतृत्व कार्यस्थल की जो प्रोडक्शन है और श्रमिक को जो संतुष्टि है वो दोनों ही दे सकता है। जब एक अच्छा लीडर होगा, एक अच्छा नेता अपने कर्मचारी की आवश्यकता को समझेगा और उन्हें सहयोग भी देगा, जिससे उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा काम करने में मजदूरों का। मानवीय दृष्टिकोण क्या कहता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत जो एफ.डब्ल्यू. टेलर केवल कार्य कुशलता पर केंद्रित करते हैं कि कंपनी में एक कार्य कैसा होना चाहिए, उनकी कुशलता कैसे होनी चाहिए, लेकिन मानव प्रबंधन क्या बताता है, श्रमिकों की भावनाओं को भी स्टडी किया जाए, उनकी आवश्यकताओं को पे भी बल दिया जाए, ध्यान दिया जाए। यदि श्रमिकों को अच्छा वातावरण और अच्छा सामाजिक सहयोग मिलेगा तो वो खुद ही मेहनत करेंगे। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, आपको एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति खुश होगा तो वो खुद ही कार्य अच्छा करेगा। मानव संबंध सिद्धांत का महत्व क्या है, तो प्रबंधन की नई दिशा देता है ये लोगों को। ठीक है, मैक्स वेबर से और फ्रेडरिक टेलर से अलग होके इस सिद्धांत ने प्रबंधन को यह समझाया कि कर्मचारी केवल मशीन के समान नहीं है, बल्कि उसकी सामाजिक जो रोल है वो भी अदा करती है, और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। औद्योगिक संबंधों में सुधार होते हैं। ठीक है, इससे प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच क्या होता है, संबंध बेहतर होते हैं। ठीक है, प्रेरणा और संतुष्टि मिलती है, श्रमिकों को प्रेरणा मिलती है, संतोष बढ़ने के लिए उनके साथ उचित व्यवहार करना आवश्यक है। कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। कार्यस्थल पर संतोषजनक माहौल होने से श्रमिकों की उत्पादकता और कार्य कुशलता बढ़ती है। समूहों की भूमिका को अस्वीकार करना होता है। संगठन में अनौपचारिक और औपचारिक रूप दोनों से महत्व समझाया जाता है। मानव संबंध सिद्धांत की आलोचना भी लोग करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी की जाती है। लोग कहते हैं सभी श्रमिकों की जरूरत और प्रेरणा अलग अलग होती है, इसलिए सबका अध्ययन हम नहीं कर सकते, ऐसा लोग मानते हैं। इसकी अनदेखी होती है। आर्थिक कारकों की अनदेखी होती है। इस सिद्धांत ने वेतन और अन्य आर्थिक प्रोत्साहन के महत्व को कम कर दिया है। अगर मानव पे ध्यान दिया जाएगा तो वेतन और आर्थिक प्रोत्साहन को कम किया जा रहा है। इससे उत्पादकता को सीमित प्रभाव है। सिर्फ सामाजिक संबंध को सुधारने में हमेशा इससे जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि नहीं होती है, लोग मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इसमें अभाव देखने को मिलता है। इस सिद्धांत में कार्यस्थल की तकनीक और वैज्ञानिक समस्याओं पर कम ध्यान दिया जाता है। निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखोगे कि एंटन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें यह बताया गया है कि कार्यस्थल पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का प्रभाव होता है, बल्कि एक इंसान सिर्फ पैसे के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि वो समाज में एक अपने रेपुटेशन बनाना चाहता है। और मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है कि वो चाहता है कि उसको सहयोग मिले, उसको मोटिवेशन मिले, उसको थोड़ा प्राइज़ वाइज़ मिले, प्रमोशन मिले। हालाँकि ये सिद्धांत आर्थिक और तकनीक पहलू की अनदेखी करता है, फिर भी इसमें संबंध को मानवीय दृष्टिकोण से अपनाने की प्रेरणा दी गई है कि मानव के अनुसार आप मानव की स्थिति को समझ सकते हो। आज के समय में अधिकांश संगठन इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जहाँ कर्मचारी के सामाजिक संबंध, उनके संचार, उनकी प्रेरणा, उनके समूह व्यवहार, इन सबको प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ पे उनको थोड़ा क्रिएटिविटी भी करने को अवसर मिलता है। कार्यस्थल पर अधिक संतोषजनक उत्पादक वातावरण बनाया जाता है, जिसमें लेबर को क्या है, ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता है, उनको एकदम थोड़ी स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है हर्मट साइमन के बारे में। ठीक है, हर्मट साइमन ने क्या दिया है, तार्किक निर्णय लेने का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तार्किक निर्णय लेने का सिद्धांत जो है प्रबंधन और प्रशासनिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रबंधन विचारक हर्बर्ट साइमन ने प्रस्तुत किया। साइमन ने यह बताया कि निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो केवल गणितीय तर्क और डेटा पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय सीमा और व्यवहारिक कारक भी शामिल है। ठीक है, हर्बर्ट साइमन जो है अमेरिकी व्यक्ति थे। उनको 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, नोबेल विजेता है। इनकी जो प्रमुख कृति है वो है एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, जो कि 1947 में इन्होंने प्रकाशित किया था। हर्बर्ट साइमन एक प्रसिद्ध प्रशासनिक विशेषज्ञ थे, जिन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक तार्किक बनाया और व्यवहारिक बनाने के लिए अपने विस्तार को प्रस्तुत किया। कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर नामक बुक में। तार्किक निर्णय लेने का अर्थ क्या है, मतलब निर्णय लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति हो चाहे वो संगठन हो, किसी भी समस्या का समाधान हो सके और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प चुन सके, रास्ता चुन सके। साइमन के अनुसार निर्णय लेना ही प्रशासन की मूलभूत प्रक्रिया होती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रशासन हो। साइमन ने यह बताया है कि व्यक्ति या संगठन पूर्णतः तार्किक हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी सीमित होती है और वह समय तथा संसाधनों की कमी के कारण सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं चुन पाते। उन्होंने सीमित तार्किकता का नाम दिया है इसे। ठीक है, बाउंडेड रैशनैलिटी का। हर्बर्ट साइमन के निर्णय लेने के सिद्धांत क्या है, इन्होंने कहा है कि सीमित तार्किकता होती है। सामान्य परिस्थितियों में निर्णय लेने वाले व्यक्ति के पास पूर्ण जानकारी नहीं होती है।
ठीक है? वे अपने मानसिक क्षमता और उपलब्धा संसाधन की सीमाओं के भीतर ही निर्णय लेते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति पूर्ण रूप से तर्कसंगत नहीं होता। ये कहते हैं कि व्यक्ति खुद निर्णय नहीं ले सकता है, बल्कि व्यवहारिक रूप से तर्कसंगत होता है, प्रैक्टिकल रूप से तर्कसंगत होता है। संतोषजनक निर्णय लेना। साइमन ने बताया है कि व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है, ऑप्टिमल होता है। विकल्प चुनने के बजाय वो क्या करता है, ऐसे विकल्प चुनता है जिसमें पर्याप्त रूप से संतोष, सेटिस्फाई, वो उनको क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है? यह इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के पास अनलिमिटेड डेटा होता है और संसाधन नहीं होते हैं, पर जिससे वह हर संभावित विकल्प का मूल्यांकन कर सके। इसलिए निर्णय लेने वाले व्यक्ति समय, ज्ञान और संसाधन की सीमाओं के भीतर ही उपयुक्त समाधान चुनते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया। साइमन ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया है। बुद्धि संग्रह, इंटेलिजेंस फेज, इसमें समस्या की पहचान की जाती और डेटा इकट्ठा किया जाता है। संगठन के लक्ष्य और संभावित बाधाओं का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कंपनी अपनी बिक्री बढ़ाना चाहती है, तो पहले यह देखा जाता है कि बिक्री कम क्यों हो रही है। पहले उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा उन्होंने कहा है अभिकल्पना। इस चरण में विभिन्न संभावित समाधान विकसित किए जाते हैं। प्रत्येक विकल्प के संभावित प्रयास और लागतों का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना कॉस्ट बैठ रहा है उसमें। उदाहरण के तौर पे बताऊं तो एक कंपनी है, उसने विभिन्न रणनीति बनाई, जैसे मूल्य को कैसे घटाया जाए, हम अपने प्रोडक्ट के प्रचार को कैसे बढ़ाएंगे, नए बाजार कैसे खोजना है, उन्हें कहाँ पे बेचना है, मतलब ठीक है। तो ये सब आता है उसमें। चयन क्या होता है, उन्होंने तीसरा बताया चयन। उपलब्ध विकल्पों में से एक उपयुक्त समाधान का चयन कैसे करें। यह चयन सीमित जानकारी और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उदाहरण के तौर पे कंपनी यह तय कर सकती है कि वह डिजिटल मार्केटिंग करेगी, पर अधिक खर्च करेगी, या बिक्री पर अधिक खर्च करेगी। ठीक है? तो तार्किक निर्णय लेने का महत्व क्या होता है, जिस इससे प्रशासन में सुधार होता है। सीमित संसाधनों के भीतर तार्किक निर्णय लेने से प्रशासन की जो दक्षता है वो बढ़ती है। समस्या का समाधान भी होता है। यह सिद्धांत समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण देता है। ये पूर्ण तर्कसंगतता होती है, जिससे प्योर रैशनैलिटी होती है। इसकी तुलना में सीमित तार्किकता जो होती है, जो बाउंडेड रैशनैलिटी होती है, अधिक व्यवहारिक है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति को ध्यान में रखती है। चौथा, नीतिगत निर्णय में सहायक होती है। सरकारें और संगठन इस सिद्धांत का उपयोग करके विभिन्न नीतिगत और व्यावसायिक निर्णय को बेहतर बनाने के लिए अपने जो संगठन है उसमें लागू कर सकती है। साइमन के सिद्धांत की आलोचना भी कई है लोगों ने। कहते हैं कि लोग भावनात्मक और सामाजिक कारकों की अनदेखी करता है। साइमन का सिद्धांत मुख्य रूप से तार्किकता पर आधारित है, जिससे मानव की भावना और सामाजिक पहलू को सीमित भूमिका मानी जाती है, मतलब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। निर्णय प्रक्रिया को पूर्ण रूप से नहीं समझा जाता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि सिद्धांत निर्णय लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता है और व्यवहारिक कठिनाई को कम करके आंकता है। कभी कभी अनुचित संतोषजनक निर्णय भी लिए जाते हैं। लोग संतोषजनक विकल्प चुनते हैं, लेकिन कई बार यह दीर्घकालिक रूप से सही नहीं होता है। निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखोगे, हर्बर्ट साइमन का तार्किक निर्णय लेने का सिद्धांत प्रशासन और प्रबंधन में एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने ये दिखाया है कि मनुष्य पूर्ण रूप से तर्कसंगत नहीं हो सकता है, लेकिन वह सीमित संसाधन और जानकारी के भीतर ही सर्वश्रेष्ठ संभव निर्णय लेने की कोशिश करता है। आज के समय में साइमन के विचार का उपयोग सरकारी प्रशासन, व्यवसायिक संगठन, नीति निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किया जाता है। यह सिद्धांत निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक तार्किक, व्यवस्थित और व्यवहारिक बनाने में सहायक साबित हुआ है। ठीक है? आई होप आपको ये समझ आ गया हो पूरा यूनिट। ये पूरा यूनिट बेसिकली मैनेजमेंट पे था, प्रबंधन पे, कि एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्यों बनाते हैं हम। एक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए रहता है, बनाते हैं हम, कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग होते हैं कार्य करने वाले। उसको एक साइंटिफिक तौर पे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे उसको लागू की जाए, जिससे वो जो संगठन है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो अच्छी तरह से चले, जिससे प्रोडक्शन भी बढ़े। अगर वो कोई संस्था है तो लोगों को उसका लाभ पहुंचे अच्छी तरह से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसमें बेसिकली जिसने भी जनरल मैनेजमेंट पढ़ रखा है, लग नहीं रहा होगा आपको ये पॉलिटिकल है, बट ये पॉलिटिकल ही है। क्योंकि इसमें आपको पढ़ना ही वैज्ञानिक प्रबंधन है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए प्रबंधन होता है, तो उसी का अध्ययन कर रहे थे हम। ठीक है? तो आई होप आपको समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।